नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की आज की इस क्लास में हम केंद्र राज्य संबंध टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपको बता दें कि एनसीईआरटी यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई जाएगी और बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को आप देखेंगे तो सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आए हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। यदि आप इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर आप प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर होगा कनाडा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पिछले सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो सभी को बारी बारी से आसानी से आप देख सकते हैं। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? राइट आंसर होगा समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची में दिया गया है? तो केंद्र और राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु आंसर होगा इसका। राजमन्नार समिति बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संघ सूची में किए गए संशोधन कौन कौन से हुए हैं? यहाँ पर हम देखेंगे। छठे संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 कर जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ, इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। अगला संविधान संशोधन है 46वां संविधान संशोधन जो कि 1982 में हुआ था। इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध केवल सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर से है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार के द्वारा रेडियो या दूरदर्शन पर कर लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249। अगला पॉइंट हम देखेंगे, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 से 246। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे संघीय कर यानी संघ सूची में कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। संघ द्वारा लगाए गए पहला कर है आय कर, जो कि कृषि आय को छोड़ करके कर लगाया जाता है। आय पर वह संघ के द्वारा लगाया जाता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर लगाती है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तीसरा है तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़ करके निगम कर भी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है जिसे कारपोरेशन टैक्स कहा जाता है।
अगला है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ये टैक्स। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपदा शुल्क लगाया जाता है। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क ये भी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र या वायु मार्ग ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर यानी कि टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के सम व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। स्टाम्प शुल्क केंद्र के द्वारा लगाया जाने वाला ये शुल्क है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाला ये कर है। सेवाओं पर कर केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं जो कि राज्य सरकार लगाती है। राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63 तक वर्णित है संविधान में। नंबर 1 है भू राजस्व या लगान। नंबर 2 है कृषि आय पर कर। 3rd है कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। अगला देखेंगे कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, ये सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर है। भूमि और भवनों पर कर राज्य सरकार लगाती है। खनिज अधिकारों पर कर भी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, जिसे एंट्री टैक्स कहा जाता है, राज्य सरकार लगाती है। विद्युत के उपभोग पर बिक्री पर कर राज्य लगाती है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर भी राज्य लगाती है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर राज्य लगाती है। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर राज्य लगाती है। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर राज्य के द्वारा लगाया जाता है। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। पथ कर, जिसे टोल टैक्स या मार्ग कर कहा जाता है, राज्य सरकार लगाती है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। प्रति व्यक्ति कर राज्य सरकार लगाती है। विलासिताओं जैसे कि मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना, इस पर कर भी राज्य लगाती है। स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर राज्य सरकार लगाती है टैक्स। उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। आंसर होगा अनुच्छेद 265। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सरकारी आयोग, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आयोग एवं समितियां यहाँ पर दी गई हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक समितियां आपको याद रखना है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज-मन्नार समिति। राज-मन्नार समिति एग्जाम में बार बार पूछी गई है। 1969 में इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे DPV मन्नार। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। शीतलवाड़ समिति 1996 में इसका गठन हुआ। MC शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पुंछी आयोग इम्पॉर्टेंट है, 2007 में इसका गठन हुआ। मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन आयोग को आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार सभी से प्रश्न बने हैं और आगे भी पूछा जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में
म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो आंसर होगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो याद रखेंगे भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री याद रखेंगे। यदि प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार समिति ने यह सुझाव दिया था। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। यहाँ पर हम देखेंगे संघ राज्य संबंध जो कि भाग 11-12 में अनुच्छेद 245 से 293 तक दिया गया है। आइए समझते हैं सभी मेन पॉइंट को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। केंद्र और राज्य के संबंध में सबसे पहले हम देखेंगे विधायी संबंध। 245 में दिया गया है आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 245 में आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून का उल्लेख है। अगला पॉइंट हम देखेंगे अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल में। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना वर्णित है अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 253 हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 254 में। अनुच्छेद 255 देखेंगे सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 255 में। अगला हम देखेंगे राज्य और केंद्र के संबंध में प्रशासनिक संबंध क्या है। अनुच्छेद 256 ये प्रशासनिक संबंध को बताता है। संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता होगी इसमें। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संबंध में संघ का राज्य पर नियंत्रण होगा, इसका उल्लेख किया गया है।
अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 258। कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 258 क में राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 260 में भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 देखेंगे, अंतर्राज्यीय नदी तथा जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 262। यहाँ पर सभी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो आपको सबको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख किया गया है। अगला हम देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध में वित्तीय संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल को। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 265 में किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 271 में कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव पर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 271 में अगला आर्टिकल हम देखेंगे अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, इसका उल्लेख है 274 में। अनुच्छेद 275 में देखेंगे कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 276 में व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसका उल्लेख आपको आर्टिकल 280 में मिलेगा। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना, इसका उल्लेख 281 में है। आर्टिकल 283 देखेंगे संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 283 में है। अनुच्छेद 285 देखेंगे संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निबंधन का उल्लेख है। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट का उल्लेख है। अनुच्छेद 288 में पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट का प्रावधान किया गया है। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इस टॉपिक का, केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। ये सभी आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।